नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर सक्सेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्लास नाइन्थ का सामाजिक विज्ञान की दूसरी पुस्तक अर्थशास्त्र की का जो दूसरा चैप्टर है संसाधन के रूप में लोग, मैं आज उसके बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है, चलिए। तो हम लोग पिछले जो वीडियो में देखा था कि हमने जो पालमपुरी कहानी पढ़ा था, और उस पालमपुरी कहानी में जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने कवर कर दिया है। उसके अलावा पेपर में हमसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, पालमपुर का जो कहानी चैप्टर पढ़ा था पिछले वाले में, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। उसमें जितना बताया है उतना ही हमारे कॉम्पिटिशन के लिए ज़रूरी है, बाकी तो वो उन क्लास जो नाइन्थ में बच्चे हैं उनके लिए था वो। चलिए, तो हम जो शुरू करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है संसाधन के रूप में लोग। और आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे जिसका नाम है मानव पूंजी। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? मानव पूंजी। जैसे कि अब आप देखते होंगे हमारे देश की जो कुल जनसंख्या है वो 140 करोड़ के लगभग है, 140 करोड़। और ऐसा माना जाता है कि हमारे देश का जो जनसंख्या है वो एक तरीके से देश के ऊपर आर्थिक बोझ के रूप में है ना। देश की जनसंख्या क्या है? एक तरीके से हमारे देश के जीडीपी में कैसे ग्रोथ ला सकती है ना। यही जो इसी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे मानव पूंजी के अंदर। जब मानव पूंजी यानी जो हमारे देश की जनसंख्या है उसको कैसे ह्यूमन कैपिटल में बदला जाए। किसमें? ह्यूमन कैपिटल में, मानव पूंजी में कैसे बदला जाए, वो हमारे लिए एक तरीके से बोझ ना होकर हमारे लिए एक रिसोर्स बने। ठीक है, हमारे लिए क्या बने? पूंजी बने। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जब किसी देश की जनसंख्या के अंदर स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण पर खर्चा किया जाता है, यानी व्यय किया जाता है, तो वही संसाधन, वही जो वही जनसंख्या है वो एक मानव संसाधन के रूप में परिवर्तित हो जाती है, मानव पूंजी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? मानव पूंजी। यानी सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या बोले हम कि शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, तीन चीज़ों पर अगर सरकार व्यय करती है या फिर किसी भी चीज़ पर इन तीन चीज़ों पर व्यय किया जाता है तो वही मानव संसाधन मानव पूंजी में बदल जाता है। ठीक है, मानव पूंजी में बदल जाता है। तो ध्यान समझ में आएगा। आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब इसके अंदर एक और जो टॉपिक है वो देखते हैं जिसका नाम है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब ये क्या होता है? इसको इंग्लिश में हम लोग जीएनपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीएनपी, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एक होता है जीडीपी। जीडीपी जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर क्या है? क्या कोई दोनों में डिफरेंस है? तो अभी हम पढ़ेंगे कि दोनों में कुछ ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो इन दोनों को आपने कॉपी में लिख लिया नोट्स के रूप में कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना, चलिए। क्या डिफरेंस है भाई इन दोनों में? तो थोड़ा सा डिफरेंस ये है, जो जीडीपी होता है, जीडीपी यानी जीडीपी किसी देश के सीमा के अंदर, किसी देश के सीमा के अंदर अंदर उत्पादित वस्तुओं का अंतिम मूल्य अंतिम मूल्य जो होता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? जीडीपी बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए जीडीपी क्या था? किसी देश के सीमा के भी अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं का अंतिम जो मूल्य होता है, सभी वस्तुओं की अंतिम मूल्य जो होता है। अब इसका मतलब क्या हो गया भाई? इसका मतलब ये हो कि किसी देश की सीमा के अंदर जितने भी वस्तु उत्पादित किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं? जितने भी वस्तु उत्पादित किए जाते हैं उन वस्तुओं का जो अंतिम मूल्य होता है उन सबको जोड़कर जीडीपी प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? जीडीपी। ठीक है, जीडीपी। लेकिन एक चीज़ अभी बोले कि जीडीपी और जीएनपी में थोड़ा सा अंतर है। जीएनपी जो होता है, जीएनपी वो भारत सीमा के अंदर भी, सीमा के अंदर अंदर के साथ साथ बाहरी देशों से अर्जित आय को भी, देशों से अर्जित
आय को भी जोड़ा जाता है, अर्जित आय को भी जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। तो आप थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अभी क्या बोले, जीडीपी मतलब किसी देश की सीमा के अंदर सभी वस्तुओं का अंतिम मूल्य, सभी उत्पादित वस्तुओं का अंतिम मूल्य जो होता है वो जीडीपी कहलाता है। जबकि जीएनपी किसी देश की सीमा के अंदर वस्तुओं का उत्पादित मूल्य के साथ साथ बाहरी देशों में भी जो आय अर्जित की जाती है उन सबको जोड़ दिया जाता है। तो क्या हो जाता है, जीएनपी हो जाता है। क्या हो जाता है, उसको हम लोग जीएनपी बोलते हैं। तो आप यहाँ पर वर्ड जो देखे हैं, ग्रॉस, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यहाँ पर जिक्र किया गया है। इसलिए जिक्र किया गया है क्योंकि हमारे देश से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाहरी देशों में सेवा देने जाते हैं, बाहर के देशों में सेवा देने जाते हैं। सेवा मतलब जैसे यहाँ से लोग सऊदी अरब गए, है ना, यूएई चले गए, कतर गए, इन सब देशों में जाकर क्या करते हैं वो लोग, वहाँ के लोगों को सेवा देते हैं, है ना। और जब सेवा देते हैं तो वहाँ से हमें क्या होती है, आय प्राप्त होती है। क्या होती है, हमें आय प्राप्त होती है। और उस आय को हम लोग जीडीपी में जोड़ देते हैं। जीएनपी इज इक्वल टू क्या करेंगे, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस भारतीय द्वारा विदेशों में अर्जित आय, विदेशों में अर्जित आय। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। चलिए, जीएनपी समझ में आया। जीएनपी को हिंदी में बोलते हैं ग्रॉस, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और जीडीपी को बोलते हैं हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, चलिए इसको लिख भी देते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे कि जीडीपी को बोलते हैं, जीएनपी को बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और जीडीपी को बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए, ये दोनों चीज समझ में आया आपको कि जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है। जीडीपी किसी देश की सीमा के भीतर सभी वस्तुओं का अंतिम मूल्य जो होता है वो जीडीपी कहलाता है। जीएनपी देश के भीतर के सीमा के अंदर साथ साथ में देश के बाहर भी अर्जित आय को जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है, देखिए एक शब्द लिखा गया है, वो शब्द देखिए ध्यान से। यहाँ पे वो शब्द है मानव पूंजी निर्माण, मानव पूंजी निर्माण। इससे ऊपर पहले देखिए क्या बोला गया है कि जब हम क्या करते हैं, संसाधन पर, जब हम किसी जनसंख्या पर क्या करते हैं, उस जनसंख्या के ऊपर बताए हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण पर व्यय किया जाता है। यानी व्यय का मतलब खर्च किया जाता है। तो वही जनसंख्या मानव पूंजी का निर्माण करती है, मानव पूंजी का निर्माण होता है। जैसे सिंपल समझिए कि एक व्यक्ति, जैसे देश की जनसंख्या हमारी 140 करोड़ है ना। अब उसमें से हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति के ऊपर, पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर, जैसे घर के अंदर माता पिता जो होते हैं, और माता पिता क्या करते हैं, खर्चा करते हैं किसके ऊपर, अपने बच्चे के ऊपर शिक्षा देने में। और उस शिक्षा से क्या होता है कि वो बच्चा पढ़ता है और पढ़ने के बाद एक आईटी इंजीनियर बन जाता है ना। तो क्या करता है वो, अब एक बच्चा के ऊपर जब उसके माता पिता ने शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा किया, उसके बाद वो बना आईटी इंजीनियर, और आईटी इंजीनियर बनने के बाद क्या करता है, वही व्यक्ति देश का मानव पूंजी बन जाता है। क्या बन जाता है, देश के लिए मानव पूंजी बन जाता है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें कि जो 3 चीजें हैं वो क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण। तो आपके बुक में हमेशा देखिए, मानव पूंजी में निवेश, शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य द्वारा भौतिक पूंजी की भांति प्रतिफल प्रदान करता है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा सारी चीजें। अब यहाँ पर देखिए एक और चीज लिखा गया है कि विशाल जनसंख्या हमारे लिए क्या है, लाभदायक भी हो सकती है। भारत की जो विशाल जनसंख्या है, 40 करोड़ की जनसंख्या है, वो हमारे लिए क्या हो सकती है, लाभदायक भी हो सकती है।
लाभदायक कैसे हो सकती है? जब उसके ऊपर क्या करेंगे हम लोग? व्यय करेंगे। किस तरह का व्यय करेंगे? शिक्षा पर व्यय करेंगे, स्वास्थ्य पर भी व्यय करेंगे, है ना, उसका ट्रेनिंग दिया जाए, प्रशिक्षण व्यय किया जाएगा, साथ साथ में उसको नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर, नए टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी को भी अडॉप्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रौद्योगिकी को एडॉप्ट, एडॉप्ट का मतलब अपनाना, एडॉप्ट का मतलब क्या होता है? अपनाना, अपनाने के लिए प्रोत्साहित, है ना, प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, तो 140 करोड़ जनसंख्या को हम लोग लाभदायक बना सकते हैं। कब बना सकते हैं? जब उसके ऊपर शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण पर खर्चा किया जाएगा। आपको पता है कि जनसंख्या को, जो जनसंख्या का होता है उसको 3 पार्ट में भाग डिवाइड किया जाता है। एक होता है 0 से लेकर 15, 15 से लेकर 59 और 59 से ऊपर यानी 60 से अबव। और आपको पता है कि 15 से लेकर 59 साल की जो जनसंख्या है इसको कार्यशील जनसंख्या बोलते हैं, है ना। ये क्या होती है? कार्यशील होती है। और यही कार्यशील जनसंख्या करती है हमारे देश के जीडीपी में योगदान देती है, योगदान देती है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो क्या होते हैं, ये इनको पैसिव बोला जाता है। इन 60 से ऊपर और 0 से लेकर 15 साल की जो जनसंख्या हमारे देश के अंदर है वो क्या है? वो जीडीपी में योगदान तो नहीं करती है, लेकिन 15 से लेकर 59 साल के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं? कार्यशील होते हैं, वो जीडीपी में योगदान करते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है हमारे देश के अंदर, जो हमारे देश में अभी भी जो जनसंख्या है वो 15 से लेकर 59 साल, 60 वालों की जनसंख्या क्या है? 15 से लेकर 59 साल की जनसंख्या जो क्या है वो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब हमारे देश के अंदर संभावना ये है कि हमारा जीडीपी ग्रोथ बहुत तेज़ी से किया जा सकता है। और अगर हम क्या करते हैं? इस जनसंख्या में निवेश करते हैं। क्या करते हैं? निवेश। निवेश का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। और किस तरह का इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट किया जाएगा शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, प्रशिक्षण पर, नई टेक्नोलॉजी लाने पर। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे सारी चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि मैंने बता दिया कि पहले ही जो इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ें जरूरी हैं वो बताते जा रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें आपके लिए लाभदायक नहीं है ना। बाकी सारी चीज़ें हमें पेपर के लिए जो 1 डे एग्जाम होता है उसके लिए जरूरी नहीं है। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है कि मानव संसाधन, मानव संसाधन में शिक्षा, चिकित्सा का सेवा द्वारा निवेश से प्रतिफल उच्च प्राप्त हो सकता है। लोगों में यह निवेश भूमि और पूंजी निवेश से की ही तरह होता है। जैसे एक बच्चा किसी जिसकी शिक्षा स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है भविष्य में उच्च आय और समाज को बृहद योगदान के रूप में प्रतिफल दे सकता है। यानी जिस भी बच्चा, अगर कोई एक बच्चा है उसके ऊपर शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर अच्छे से खर्च किया जाएगा, निवेश किया जाएगा, तो वो बच्चा आने वाले भविष्य के अंदर अगर कोई चीज वो उच्च आय और समाज को बृहद योगदान दे सकता है ना। उच्च आय का मतलब होता है अधिक धन कमा सकता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि एक व्यक्ति गांव का बच्चा है, एक यहाँ पर गांव का बच्चा है और दूसरा बच्चा क्या है? शहर के अंदर, है ना, शहरी बच्चा है। जो शहर के माता पिता होते हैं अपने बच्चों के ऊपर शिक्षा स्वास्थ्य में ज़्यादा खर्च करते हैं और वही बच्चा क्या होता है? आगे जाकर इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है। और इंजीनियर डॉक्टर क्या होता है? वो हमारे समाज के लिए एक अच्छा आय का स्रोत होते हैं। वो क्या करते हैं? अच्छे आय को प्राप्त करते हैं और इससे क्या होता है? समाज में ज़्यादा योगदान देता है। जबकि गांव के अंदर क्या होता है कि बच्चे के ऊपर शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश कम किया जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश कम किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो बच्चा एक मजदूर भी बनकर रह जाता है। क्या बनकर जाता है? मजदूर बनकर रह जाता है, जिसकी आय जो होती है वो कम होती है। बात समझ में आया? तो अब जब देखते हैं कि एक बच्चा, एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर शहर और गांव के लिए थे, उसी प्रकार यहाँ पर एक बच्चा एक लड़का है और एक बी एक लड़का है। इन दोनों के ऊपर इनके माता पिता क्या करते हैं? इस बच्चे के ऊपर शिक्षा स्वास्थ्य में खर्च करते हैं, अच्छे से ट्रेनिंग दिलवाते हैं, है ना। और ये जो बच्चा है इसमें इसके माता पिता शिक्षा स्वास्थ्य पे खर्चा ना करके अपनी मूलभूत आवश्यकता का पूरा करने में लगे हुए हैं। तो क्या होगा? ये बच्चा फिर से हमारे देश में उच्च आय प्राप्त नहीं कर पाएगा। ये जो बच्चा होगा ये उच्च आय प्राप्त कर लेगा। क्या कर लेगा? उच्च आय प्राप्त करेगा और समाज में अच्छा योगदान देगा। जबकि ये कि बच्चा क्या होगा? ये निम्न आय प्राप्त करेगा। जब निम्न आय प्राप्त करेगा क्या करेगा? इसको भविष्य में परेशानी हो सकती है। ठीक है, चलिए तो अभी हम देखते हैं कि हमारे भारतीय सेक्टर में, भारत देश में 3 तरह के क्रियाकलाप किए जाते हैं। आर्थिक रूप से 3 क्रियाकलाप किया जाता है और इन क्रियाकलापों के 3 स्तर बांटा गया है। ठीक है, अब क्या कौन कौन से क्रियाकलाप होते हैं? तो आपने सुना होगा कि प्राथमिक क्रिया क्या होती है? प्राथमिक क्षेत्रक, है ना।
कि हमारे देश के अंदर क्रियाकलापों को 3 क्षेत्रक में बांटा गया है। एक होता है प्राथमिक क्षेत्रक क्षेत्रक, दूसरा क्या है द्वितीय क्षेत्रक, तीसरा क्या होता है तृतीय क्षेत्रक। तृतीय क्षेत्रक, और ये तृतीय क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी बोलते हैं, सेवा क्षेत्रक यानी सेक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, क्षेत्र का मतलब क्या होगा सेक्टर। ठीक है, अगर इंग्लिश में बोले तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर को सेवा क्षेत्रक भी बोला जाता है, यानी सर्विस सेक्टर भी बोल दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या चीज होता है। प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या चीज होता है, अब देखिए प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या होते हैं, कृषि से संबंधित क्रियाकलाप जितने भी होते हैं, कृषि से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, तथा साथ साथ में खनन क्रियाएं भी। ठीक है, यानी प्राकृतिक चीजों से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सब क्या होती है प्राथमिक क्रिया के अंदर आ जाती है। किसके अंदर आती हैं, प्राथमिक क्रिया के अंदर। प्राथमिक क्रिया का मतलब क्या, क्रिया क्षेत्र का मतलब क्या हो गया कि जिसके अंदर कृषि से संबंधित कोई भी कार्य हो गया, कृषि से संबंधित कोई भी कार्य, साथ साथ में खनन, ये जो होता है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है। जैसे आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि गेहूं उगाना, खेती करना, ये सब क्या है प्राथमिक क्रिया है। पशुपालन हो गया, है ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल में देख सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए बुक में दिया गया है आपको। ठीक है, देखिए आप एग्जाम्पल देखिए कि प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन तथा खनन तथा उत्खनन शामिल है। ठीक है, यानी प्राथमिक क्रिया जो होती है उसके अंदर प्रकृति से संबंधित यानी प्रकृति से जुड़ी जो क्रियाएं होती हैं वो सारी क्रियाएं प्राथमिक क्रिया के अंदर आती हैं। जैसे कि खेती हो गया, वानिकी हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन इत्यादि। जो द्वितीय क्रिया होती है, द्वितीय क्रिया को निर्माण सेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, निर्माण क्रिया क्षेत्र क्या बोल सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी निर्माण के कार्य होते हैं, निर्माण कार्य वो सारे शामिल होते हैं। द्वितीय क्रिया के अंदर जितने भी निर्माण कार्य शामिल होते हैं वो सारे इसी के शामिल होते हैं। जैसे कपड़ा का निर्माण हो गया, है ना, कपड़ा निर्माण हो गया, कपड़ा, जूता, मोबाइल, जो निर्माण क्रिया है वो सारा सारा क्या है वो द्वितीय क्रिया के अंदर आते हैं। बात समझ आ गई आपको, बात क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिया जो तीसरी क्रिया कौन सी है, यहां देख लीजिए आपके बुक में लिखा गया है कि द्वितीय क्षेत्र के अंदर विनिर्माण क्रिया शामिल होती है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र के अंदर विनिर्माण शामिल होता है। तृतीयक क्षेत्रक, इसके ना देखिए ध्यान से, जितने भी सेवा चीजें होती हैं इसको सेवा क्षेत्रक ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेवा क्षेत्रक। जैसे कि डॉक्टर जो होता है वो हमें सेवा देता है, क्या करता है, सेवा। जो वकील होता है वो सेवा देता है। जितने भी डॉक्टर हो गया, बैंक जो क्या करता है हमें सेवा प्रदान करता है। तो जितने भी सेवा सेक्टर की सेवा की क्रियाएं, जितने भी सेवा सर्विस होती है ना, वो क्या होती है, उसको हम लोग तृतीय क्षेत्र के अंदर रखते हैं। किसके अंदर रखते हैं, तृतीय क्षेत्र के अंदर रखते हैं। किसके अंदर, तृतीय क्षेत्र के अंदर। तो आपके बुक में भी एकदम सेम एग्जांपल दिया गया कि तृतीय क्षेत्र के अंदर व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन आदि सेवाएं शामिल किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गया, बात समझ में आया। चलिए, तो तृतीय क्षेत्र समझ में आ गया कि जितने भी सेवा क्षेत्रक होते हैं, सेवा से संबंधित कार्य होते हैं, यानी यहां देख लीजिए सेवा से संबंधित कार्य, सेवा से संबंधित कार्य। ठीक है, जितने भी सेवा से संबंधित कार्य होते हैं वो सारे के सारे तृतीय क्षेत्र के अंदर आ जाते हैं। बात समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके अंदर और भी चीजें हैं, कुछ और चीजें देख लीजिए, है ना। जैसे कि देखिए यहां पर, और देखिए एक और चीज दिया गया है आपकी बुक में, देखिए यहां पर ध्यान से कि आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, है ना, आर्थिक क्रिया क्या कहलाती हैं कि ये क्रियाएं जिससे राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन होता है। मूल्यवर्धन का मतलब होता है जिनसे पैसा, कार्य करने पर क्या मिलता है, पैसा मिलता है। कार्य करने के बदले आमदनी होती है, इसको क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे आर्थिक क्रियाएं। क्या बोलेंगे इसको, आर्थिक क्रियाएं। ठीक है,
बात समझ में आ गया। अगर कोई व्यक्ति फैक्ट्री के अंदर काम करता है तो क्या होता है, वो आर्थिक क्रिया कर रहा है, क्योंकि वहां से उसको पैसा मिल रहा है। क्या मिल रहा है, वहां से पैसा मिल रहा है। तो ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा, आर्थिक क्रिया वे क्रिया होती है जहां से आपको आमदनी होती है। ठीक है, और इस आधार पर क्रियाकलाप को दो भागों में बांटा गया है। इस आधार पर क्या करते हैं, क्रियाकलाप को दो भागों में बांटते हैं। एक होती है बाजार क्रियाएं, एक होती है गैर बाजार क्रियाएं। क्या होती हैं, एक होती है बाजार क्रियाएं, एक होती है गैर बाजार क्रियाएं। तो बाजार क्रिया देख लीजिए, बाजार क्रिया में वे क्रिया होती है जिनसे हमें वेतन या लाभ प्राप्त करने के लिए क्रिया किया जाता है। यानी वैसी क्रिया जिनका उद्देश्य लाभ या आय प्राप्त करने के लिए होता है, आय प्राप्त करने के लिए होता है। बात समझ में आया। आर्थिक क्रिया के अंदर बाजार क्रिया वे क्रिया होती है जिनका उद्देश्य लाभ या आय प्राप्त करने के होते हैं, उसको हम लोग बाजार क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको बाजार क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं, बाजार क्रिया। और दूसरा क्या है, गैर बाजार क्रिया। क्या है दूसरा, गैर बाजार क्रिया। जैसे कि हम लोग सेवा देते हैं, निर्माण करते हैं, सबसे इन सब में क्या होती है, बाजार क्रिया होती है। लेकिन गैर बाजार क्रिया कौन कौन सी होती है, जैसे आपके घर के अंदर माता जी आपको खाना बना कर देती हैं। क्या बना कर देती हैं, खाना बनाती हैं, है ना, खाना बनाती हैं। जब खाना बनाती हैं तो उस खाना बनाने से उनको कोई आय की प्राप्ति नहीं होती है। क्या होती है, कोई आय की प्राप्ति नहीं होती है। जब कोई आय की प्राप्ति नहीं होती है तो क्या होती है, ये जो क्रिया होती है ये गैर बाजार क्रिया होती है। क्या होती है, ये गैर बाजारी क्रिया होती है। ध्यान समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपके बुक में लिखा भी गया है कि वे सब क्रियाएं जो स्वयं उपभोग के लिए होती है, वे सब क्रियाएं जो स्वयं उपभोग के लिए होती है, इनसे कोई हमें पैसा, इनसे कोई हमें आमदनी, इनसे कोई हमें लाभ प्राप्त नहीं होता है। बात समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो जापान है, उस जापान के पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है, प्राकृतिक संसाधन की कमी है, लेकिन फिर भी वो विकसित देश है। इसके पीछे क्या क्या है, कारण क्या है, उसने अपने मानव संसाधन में ज़्यादा निवेश किया है। मानव संसाधन निवेश किया है ना, उसने मानव संसाधन में निवेश किया है, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। क्या हुआ है, प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, और उस प्रौद्योगिकी ने क्या किया, उसको विकसित बनाने का काम किया है। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग इतना ही, आगे फिर से दूसरे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी फिर हमें दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लग रहा हो, कंटेंट मिल रहा हो तो आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि और भी लोगों का इससे फायदा हो। ठीक है, चलिए धन्यवाद देखने के लिए, आपका अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।